नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए समकालीन शीर्ष हिंदी लेखिकाओं में अपना स्थान रखने वाली नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी मैं एक माँ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज मैं अत्यंत प्रसन्न थी। प्रातः समय से पूर्व उठ गई, दैनिक कार्यों को कर समय से पहले तैयार होकर बाहर निकल गई। सड़क पर ऑटो वाले को हाथ देकर ऑटो रोका और कार्यालय पहुंच गई। कार्यालय के गेट के भीतर कदम रखते समय थोड़ी सी असहज अवश्य हुई। इस असहजता का कारण कुछ और नहीं, आज कार्यालय में मेरा प्रथम दिन होना था। कुछ ही देर में इस क्षणिक असहजता को विराम देते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गई। इसी कार्यालय में मुझे आज से नौकरी ज्वाइन करनी है। मैंने कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। प्रथम दिन कार्यालय में मुझे अच्छा लगा। आज कुछ विशेष काम नहीं था। सहयोगियों ने बताया कि काम के लिए अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, शनैः शनैः सब कुछ आ जाएगा। शाम को कार्यालय से बाहर निकलने के पश्चात मैं संतुष्टि व आत्मविश्वास के साथ ऑटो में बैठकर हॉस्टल की ओर चल दी। संतुष्टि इसलिए कि कई दिनों से मैं संशय की स्थिति में थी कि कार्यालय में कैसे जाऊंगी, वहाँ के कार्य ठीक से कर पाऊंगी या नहीं, आदि आदि अनेक प्रश्न मुझे व्याकुल कर रहे थे। यहाँ आकर मुझे लगा कि मैं नाहक ही संशय की स्थिति में थी। कार्यालय के कार्य मैं बखूबी कर सकती हूँ। इस समय मुझमें तनिक भी आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। हॉस्टल के कक्ष में पहुंचकर उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई। खिड़की के समीप खड़ी होकर बाहर का दृश्य देखते हुए शनैः शनैः कॉफ़ी पीने लगी। आज उसका मन प्रसन्न था, सर्वाधिक प्रसन्न। किंतु वो जानती है कि आज भी अधिक देर तक प्रसन्न वो नहीं रह पाएगी। इन स्मृतियों को मैं स्वयं से विलग कर देना चाहती हूँ, विस्मृत कर देना चाहती हूँ, किंतु ये स्मृतियाँ मेरे समक्ष चली ही आती हैं। उस त्रासदपूर्ण घटना के चिन्ह यद्यपि मेरे मन मस्तिष्क पर धुंधले हो चुके हैं, किंतु उसका प्रभाव मेरे जीवन पर अमिट है। ये चिन्ह धुंधले तो हो सकते हैं, किंतु उनका मिटना असंभव है। मैं पुनः उन स्मृतियों की गिरफ्त में आने लगी हूँ। धुंधला धुंधला सा ही सही मुझे स्मरण है जब मेरे बदहवास माई बाबू उस दिन एक बड़े शहर के अस्पताल में लेकर मुझे आए थे। गांव में या अपने किसी भी नाते रिश्तेदार को बताए बिना चुपचाप मुझे यहाँ लेकर आए थे। कदाचित वो एक बड़े शहर का सरकारी अस्पताल था। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे माई व बाबू अपने दोनों हाथ जोड़े क्यों उस डॉक्टर के समक्ष गिड़गिड़ा रहे थे। मैं माई का आंचल पकड़े हुए खड़ी सब कुछ देख रही थी, किंतु समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं अस्वस्थ थी, इतनी अस्वस्थ कि कुछ भी सुनना व समझना मेरे लिए संभव नहीं था। किंतु मेरी अस्वस्थता मेरे माई बाबू की परेशानी का कारण क्यों बन गया? अब से पहले भी तो कई बार वो अस्वस्थ हुई थी, किंतु माई बाबू इतने निरीह तो कभी नहीं लगे। अस्पताल के लोग उसे चलती फिरती परछाइयों की भांति दिख रहे थे। मुझे उस बड़े से अस्पताल के एक कक्ष में रख दिया गया था, जहां उसके माई बाबू और डॉक्टर के अतिरिक्त कोई भी आता जाता नहीं था। उफ, कितनी कष्टप्रद स्मृतियां हैं उन दिनों की। मैं उन्हें विस्मृत करूं भी तो कैसे? स्मृतियां किसी चलचित्र की भांति जब मेरे समक्ष आने लगती हैं तो मुझे प्रतीत होता है कैसे अपने विगत से पृथक होकर इस जन्म में जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। मेरे लिए असंभव है, बिल्कुल असंभव। धुंधली सी स्मृतियाँ शेष हैं उन दिनों की, किंतु ये धुंधली स्मृतियाँ इतनी कष्टप्रद हैं कि जीवन के किसी वातायन से आते प्रकाश को धुंधला कर देती हैं। मेरे जीवन में वो घटना उस समय घटी थी जब मैं बच्ची थी। लगभग 12-13 वर्ष की उम्र रही होगी मेरी उस समय। अपने छोटे से गांव में 3 बहनों और 2 भाइयों के साथ रहती थी। बाबू दिहाड़ी मजदूरी व माई खेतों में काम करती थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी तथा उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में 6ठी कक्षा में पढ़ती थी। मेरा परिवार निर्धन था, किंतु निर्धनता में रहते हुए भी मैं अपने गांव के उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण व गांव के हम उम्र बच्चों के साथ खेलते हुए प्रसन्न रहती थी। चारों ओर फैले हरे भरे खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना व तितलियां पकड़ना मेरा मनपसंद खेल हुआ करता था। शौच के लिए हम सबको खेतों में जाना पड़ता था। उस समय गांव में किसी के घर में शौचालय नहीं था। मैं शौच के लिए माई के साथ प्रातः ही खेतों की ओर निकल पड़ती। यदि किसी कारणवश माई मेरे साथ नहीं जा पाती तो मैं अपनी छोटी बहनों में से किसी को साथ ले लेती। माई मुझे अकेले कभी नहीं जाने देती। मुझे स्मरण है वो दिन, गर्मियों के दिन थे, जेठ माह की दोपहरी। लू भरी हवाएं चल रही थीं। गांव की गलियों, दालानों, चौबारों में सूनापन व्याप्त हो चुका था। मुझे शौच जाने की आवश्यकता पड़ी। माई काम पर गई थी, बाबू मजदूरी करने। मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेकर खेतों की ओर चली गई।
दोपहर के सन्नाटे में खाली पड़े खेतों में पशु पक्षी मनुष्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं खेतों की पगडंडियों के किनारे उगे सरकंडों की झाड़ियों के पीछे बैठ गई। मेरी छोटी बहन धूप के कारण कुछ दूर एक वृक्ष की छांव में खड़ी होकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वहीं झाड़ियों में मेरे गांव का एक आदमी बैठा था जिसे वो चचा कहती थी। उस चचा ने मेरे शरीर के साथ जो कुछ किया उसे मैं उस छोटी सी उम्र में समझ गई थी कि घृणित था। तथाकथित चचा इंसान नहीं दानव था। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया उसे मैं ठीक से समझ नहीं पाई, किंतु उस दुष्कर्म की मानसिक व शारीरिक पीड़ा 3-4 दिनों तक भोगती रही। उस दिन मैं वहाँ से चुपचाप घर चली आई थी। मुझसे चंद कदम दूर खड़ी मेरी छोटी बहन भी कदाचित नहीं समझ पाई होगी कि उसकी दीदी के साथ आज जो कुछ भी हुआ है उसका दुष्परिणाम उसकी दीदी तो उम्र भर भोगेगी ही, उसका पूरा परिवार भी इसकी सजा भोगेगा। आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर मैं इस तथ्य से परिचित हो पाई हूँ कि स्त्रियों के प्रति हमारा समाज कितना क्रूर है। वो उसको कामिच्छा की पूर्ति का साधन और मात्र भोग्या समझता है। उस दिन घर आकर भी मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया, कारण चंद मिनटों में घटी वो घटना उसकी समझ व स्मृतियों से बाहर थी। इस घटना की भयावहता के दूरगामी दुष्परिणाम का अनुमान भी मुझे न था। 1-2 दिनों में उस नर पिशाच द्वारा किए दुष्कर्म को विस्मृत कर हम उन बच्चों के संग खेल कूद, बागों में फूलों तितलियों संग खेलने में रम गई। 2 माह भी न व्यतीत हुए कि मुझे चक्कर आने लगे, उल्टियाँ व शारीरिक दुर्बलता की शिकार होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे बार बार उल्टियाँ क्यों हो रही हैं, दुर्बलता क्यों लग रही है। कभी विद्यालय में उल्टियाँ तो कभी घर में। मैं माई से कहती, माई मुझे इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। माई कुछ ना कहती। माई का बदहवास चेहरा देखकर भी मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे क्या हुआ है। ज्यों ज्यों एक एक दिन व्यतीत होते जा रहे थे, माई के चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों गहरी होती जा रही थीं। मेरे साथ ही वो भी क्यों पीली पड़ती जा रही थी। माई व बाबू दालान में पड़ी ढीली चारपाई पर बैठकर घंटों न जाने क्या सोचते रहते। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है, कौन सा रोग लग गया है मुझे। माई सहमी हुई बिना कुछ बोले बस मेरा मुंह ताकती रहती। मैं सोचती कि इतनी अधिक अस्वस्थता पर माई गांव के डॉक्टर के यहाँ से मेरे लिए दवाई क्यों नहीं लाती। इससे पूर्व तो मेरी थोड़ी सी अस्वस्थता पर माई व्याकुल होकर मेरे लिए दवाइयाँ लेने गांव के डॉक्टर के पास चली जाती थी। इस बार माई को क्या हो गया। मेरी अस्वस्थता व दुर्बलता बढ़ती जा रही है, फिर भी माई मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं जाती। शनय शनय कई माह व्यतीत हो गए, कदाचित 2-3 माह और। मैं अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी और एक दिन माई व बाबू मुझे लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल में आ गए। मैं वहाँ 3 माह तक पड़ी रही। एक दिन पुनः मुझे उसी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में मैं एक बच्ची की माँ बन गई थी, जो कदाचित समय से पूर्व जन्मी थी। ये बात माई बाबू व डॉक्टरों द्वारा छुपाने पर भी मुझे ज्ञात हो गई थी। अल्प अवस्था में माई की भांति निरंतर सोचते रहना, कुछ भी व्यक्त न करना, न अपनी पीड़ा न अपनी भावनाएं, मुझे भी आ गया था। अस्पताल के उस प्राइवेट कक्ष में न जाने क्या चल रहा था। मैं माँ बनी ये बात मुझे किसी ने भी नहीं बताई। माई व नर्स की गुपचुप चर्चाओं व अपनी शारीरिक पीड़ा द्वारा मैंने महसूस किया था कि मैं माँ ही बनी थी। मेरे भीतर ममता नाम की भावना जागृत नहीं हुई। 13 वर्ष की आयु, मेरा गिरता स्वास्थ्य व वजन मेरे प्राणों को संकट में डाल रहे थे। धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। मैं सोचती क्या मैं सचमुच माँ बनी थी। किसी नवजात बच्चे को अपने इर्द गिर्द मैंने कभी नहीं देखा, किंतु मेरा पेट जो थोड़ा सा बढ़ा था सहसा ठीक कैसे हो गया। कहीं सब मेरा भ्रम मात्र तो नहीं है। छोटी सी उम्र में मैं माँ कैसे बन सकती थी। इन जटिल प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाना मेरे लिए दुष्कर था। अस्पताल के निजी कक्ष में रहते हुए मेरे दिन व्यतीत होते जा रहे थे। न जाने कितने दिन, कितने माह, कितने वर्ष, कदाचित 1 वर्ष। माई बाबू घर जा चुके थे। गांव में उनका अपना घर था, टूटा फूटा ही सही, वो उनका अपना घर था। और घर तो घर होता है। वहाँ उनके 4 अन्य बच्चे भी थे जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः उन्हें यहाँ से जाना ही था। एक दिन मुझे अस्पताल से बाहर लाया गया। माई बाबू भी उस दिन मेरे साथ उस सरकारी वैन में मौजूद थे। लगभग 6 घंटे का सफ़र था वो। मैंने अनुमान लगाया ये बड़ी सी इमारत उस सरकारी अस्पताल से काफ़ी दूर थी, पर कहाँ और कौन सी जगह है ये सब मेरी समझ के बाहर की बात थी। गेट के भीतर आकर ज्ञात हुआ कि यहाँ इस बिल्डिंग में अनेक लड़कियाँ रह रही थीं। ये एक गर्ल्स हॉस्टल था। माई बाबू के साथ उसे एक कक्ष में लाया गया। मेरा सामान
जिसमें मात्र एक थैला था। उस थैले में मेरे 2-4 घिसे पिटे पुराने कपड़े व 2 पुरानी चादरें थीं, रख दिया गया था। कक्ष के मध्य में दीवार से सटी पलंग थी, जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। दीवार में एक अलमारी बनी थी, पास में एक कुर्सी व मेज रखी थी। बिजली, पंखा, सब कुछ था यहाँ। कमरे में बिछी पलंग पर माई व बाबू बैठ गए थे। इतनी लंबी यात्रा के पश्चात वे थक गए थे। थकान तो मुझे भी लग रही थी। मैं पलंग के कोने में माई के पास बैठ गई। माई ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया अब तुम्हें यहीं रहना है। किंतु माई, ये बहुत बड़ा कमरा है। ये कमरा भी पक्का साफ सुथरा है, बिजली, पंखा, सब कुछ है। ये बड़ा महंगा होगा, मैं इसमें कैसे रह सकती हूँ? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी माई? माई कुछ क्षणों तक बाबू के नीचे झुके सिर को देखती रही, फिर पुनः बोली, ये सब हाकिम सरकार की तरफ से है। हाकिम सरकार तुम्हारा पूरा खर्च उठाएगी। तुम्हें यहाँ रहकर पढ़ना है, खूब मन लगाकर पढ़ना बिटिया। पढ़ने के बाद हाकिम की ओर से तुम्हें पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। किंतु हम गांव कब जाएंगे माई? यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं, अकेले कैसे रहेंगे? किसके साथ खेलेंगे, किससे बात करेंगे? आप लोग तो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे। हम किसके साथ रहेंगे माई? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे रोना आ रहा था। नहीं बिटिया, तुम ऐसा ना कहो। वहाँ गांव में हमारा जीवन दूभर होता जा रहा है। गांव वालों के तानों से प्रतिदिन हमारा मन जख्मी होता है। सरकार के डर से किसी प्रकार सब चुप हैं, बाबू ने मुझे समझाते हुए कहा। बिटिया, यहाँ किसी से भी अपने गांव के राव या हमारे अपने बारे में पहले की कोई बात, कोई पहचान मत बताना। पुराना सब कुछ भूलकर खूब मन लगाकर पढ़ना। हम कभी कभी यहाँ आते रहेंगे तुमसे मिलने, माई ने समझाते हुए कहा। मैं माई बाबू के डरे सहमे चेहरे को देखकर कुछ और ना पूछ सकी। कुछ देर में माई बाबू कमरे से बाहर निकल गए। बाबू अंगोछे से पसीना पोंछते जा रहे थे। उनके पीछे पीछे माई आधा चेहरा घूंघट की ओट में ढके हुए चली जा रही थी। मैं इस अपरिचित भवन के कक्ष के चौखट पर खड़ी जाते हुए उन्हें देखती रही। उनके जाने के पश्चात भी मैं बहुत देर तक चौखट पकड़े खड़ी रही। 13 साल की ही तो उम्र थी मेरी। खड़े खड़े थक गई, जाकर बिस्तर पर निढाल पड़ गई। बेहोशी की भांति मुझे नींद आ गई। न जाने कब तक मैं यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। सहसा कमरे में किसी के आने की आहट से मैं गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में एक महिला को देखकर मैं घबरा गई। उस महिला के हाथों में एक बड़ा सा थैला था। उस महिला ने मेरी मेज पर दैनिक आवश्यकता की तमाम वस्तुएं, साबुन, तेल, कंघी, ब्रश, मंजन, तौलिया आदि तथा साथ में उसके लिए कुछ जोड़े नए कपड़े रख दिए। तत्पश्चात मेरे पास आकर स्नेह से मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने अपना नाम सरस्वती बताते हुए मुझे भी मेरे नए नाम से परिचित कराया। जाह्नवी, आज से तुम्हारा नाम जाह्नवी है। साथ ही उन्होंने कहा, जाह्नवी का अर्थ होता है गंगा। तुम गंगा की भांति पवित्र और सबको तारने वाली हो। किंतु मेरा नाम तो, मेरे शब्द हलक में ही रह गए। आज से पहले जो भी तुम्हारा नाम रहा हो उसे स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाह्नवी हो बेटा, जाह्नवी, बस यही स्मरण रखना है। आज ही तुमने इस नए जीवन में प्रवेश किया है। आज यहाँ से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। न जाने कब वो अजनबी सी महिला सरस्वती उसकी सरस्वती अम्मा बन गई। सरस्वती अम्मा ने उसे अक्षर ज्ञान दिया, मुझे पढ़ना सिखाया। वो देर देर तक उसके साथ कमरे में रहती, मुझे पुस्तकें पढ़ाती। धीरे धीरे मैंने स्कूल की शिक्षा पूरी कर कॉलेज जाना प्रारंभ कर दिया। सरस्वती अम्मा अब मेरे कमरे में रहती। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अब कॉलेज में पहुंच गई हूँ। मुझे अब अपने आप पढ़ना है। मैंने देखा उस छात्रावास के अन्य कमरों में एक से अधिक लड़कियां रहती थीं, किंतु अपने कक्ष में मैं अकेली ही रहती। कॉलेज से आकर मैं अकेली कमरे में बैठी रहती। कोई मुझसे बातें करने वाला न था। अतः मन लगाने व स्वयं को व्यस्त रखने के लिए मैं पढ़ने बैठ जाती। अन्य कोई मार्ग भी तो नहीं था मेरे समक्ष, अकेलेपन की नीरसता दूर करने के लिए। माई बाबू वर्ष में 1-2 बार मुझसे मिलने आ जाते। सरस्वती अम्मा मेरा ध्यान रखती, मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। मैं बड़ी होती रही। उम्र के 20वें वर्ष में बीए द्वितीय वर्ष में मैंने प्रवेश ले लिया। पूर्व की भांति अब न मैं तो माई बाबू को स्मरण करती, न उनकी प्रतीक्षा। सरस्वती अम्मा की मुस्कुराहटों में मैं अपनी छोटी सी दुनिया जो मुझ तक ही सीमित थी पा लेती। माई बाबू जब भी मेरे पास आते व्याकुल व घबराए हुए रहते। कदाचित वो भी औपचारिकता वशी मेरे पास आते। उनके ये बताने पर कि मेरी दोनों छोटी बहनों का उन्होंने ब्याह कर दिया है, मुझे न तो प्रसन्नता हुई और न ही आश्चर्य।
मैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती? उन्हें विस्मित कर चुकी थी। विस्मित करने के लिए समय का यह लंबा अंतराल पर्याप्त था। मुझे याद आता है इस छात्रावास के प्रारंभ के मेरे दिन, जब मैं यहाँ नई नई आई थी। उस समय मेरे अवचेतन में जेठ की दोपहरी व झाड़ियों के पीछे घटी उस त्रासदपूर्ण घटना की स्मृतियाँ परछाइयों के रूप में आती रहती। मुझे ये भी आभास होता कि उसके परिणाम स्वरूप उस सरकारी अस्पताल में मैं माँ बनी थी। वो नवजात जीवित है या नहीं, ये मैं नहीं जानती। यदि कहीं जीवित है तो क्या वो भी अन्य शिशुओं की भांति सामान्य होगा या दानव की भांति? ये मैं नहीं जानती तथा जानना भी नहीं चाहती। वो सब कुछ विस्मृतियों के गर्भ में समाहित हो चुका है। माई बाबू अब जब भी यहाँ आते, वे गाँव की कोई बात, कोई चर्चा मुझसे नहीं करते। एक दिन माई बाबू मुझसे मिलने आए। बाबू को इस छात्रावास के कार्यालय में बुलवाया गया। माई मेरे पास कक्ष में अकेली थी। उस दिन मेरे समक्ष भावनाओं का वेग न जाने कैसे फूट पड़ा। माई का, बिटिया, तुम्हारे यहाँ आने के पश्चात गांव में हमारा रहना दुष्कर हो गया था। लाख छुपाने के बाद भी गांव में धीरे धीरे सबको इस घटना की जानकारी हो गई। गांव वालों के ताने, गालियां तथा ऊपर से वो राक्षस जब तब रास्ते में खड़ा घूरता व गालियां देता, जिसके कारण हमारा गांव में रहना जीना मुहाल था। हमें तो यह भी नहीं ज्ञात था कि वो राक्षस कौन है। उसके अपशब्दों को सुनकर हमने अनुमान लगाया कि वो दुष्ट यही है, किंतु हम बदनामी के डर से हाकिम सरकार से बता नहीं सके। एक लड़की के घर वालों की यही विवशता होती है। बदनामी, जगहसाई सरकार की सहायता पर भारी पड़ती है। उस राक्षस को ज्ञात हो गया था कि हाकिम सरकार ने अखबार वालों की तथा कुछ मददगार संगठनों द्वारा आवाज़ उठाने की वजह से हमारी बहुत सहायता की है। और तो और तुम्हारा खर्च पढ़ाई लिखाई के बाद सरकारी नौकरी भी हाकिम सरकार देने वाली है। तो पगला गया। हमने कलेक्टर साहब से अपनी पीड़ा बयान की। मन में यही विचार उठ रहे थे कि हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाएं, वहाँ जहाँ हमें कोई जानता पहचानता ना हो। किंतु ऐसा कहाँ संभव था? बच्चों को लेकर हम कहाँ दर बदर भटकते। बिटिया, तुम्हारा कोई दोष ना होने के पश्चात भी हमने गांव में बड़ी जिल्लत भरे दिन बिताए। मैं माई की बात सुनती रही तथा कुछ कुछ समझती रही। बहुत सी बातें मेरे समझ के बाहर थीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बसंत, बारिश, जाड़े की गुलाबी धूप, हवा, चिड़ियाँ, झील, बादल मुझे भी अच्छे लगने लगे। युवा अवस्था में इन चीज़ों में न जाने क्यों एक विशेष आकर्षण दिखाई देने लगता है। युवा मन बाह्य संसार से परिचित होना चाह रहा था, किंतु अपने अतीत के भय से बाह्य संसार से तारतम्य स्थापित करने से मैं डरती। धीरे धीरे मैं स्वयं में सिमटती चली गई। प्रकृति के सानिध्य में बैठकर कल्पना लोक का सृजन कर मैं अनेक सुखद पलों को जी लेती तथा वापस स्वयं को अपने भीतर कैद कर लेती। इस वर्ष मैं 24 वर्ष की हो गई थी। ग्रेजुएशन पूर्ण कर लिया। सरस्वती अम्मा आज अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न लग रही थीं। न जाने क्या बात है। उन्हें प्रसन्न देख बरबस मेरे होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वही तो है मेरे अकेलेपन में मेरे साथ चलने वाली मेरी साथी। यदि वो ना होती तो मैं कैसे रह पाती इस दुनिया में अकेली। उनके बिना जीवित रह भी पाती या नहीं, नहीं जानती। सरस्वती अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, आज तुम्हारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है। कहते हुए एक लिफाफा उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। ये सरकार की तरफ से तुम्हारी नौकरी का नियुक्ति पत्र है बिटिया। इसी शहर के सरकारी कार्यालय में तुम्हें नौकरी मिल गई है। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि नौकरी कहाँ है, कैसी है। सरस्वती अम्मा प्रसन्न हैं तो मुझे ये नौकरी ज्वाइन करनी है। आखिर सरस्वती अम्मा ने अपने जीवन के इतने वर्ष मुझ गंवार को जीने योग्य बनाने में लगा दिए हैं, तो मैं उनकी खुशियों में शामिल कैसे ना होती भला। नौकरी ज्वाइन कर लौटते हुए अतीत की स्मृतियों में जाना स्वाभाविक ही था। विगत सब कुछ विस्मृत कर इस नौकरी के साथ नए जीवन में प्रवेश करना है मुझे। छात्रावास से निकलते समय सरस्वती अम्मा ने आशीष देते हुए कहा था, आज से तुम्हारा नया खुशियों भरा जीवन प्रारंभ हो गया है बेटा, सदा प्रसन्न रहो। मैं ये नहीं जानती कि आगे मेरा जीवन खुशियों से भरा है या नहीं, किंतु मेरी एक ही इच्छा है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, सरस्वती अम्मा मेरे साथ रहें सदा, बस। घर घर का स्वर और ऑटो छात्रावास के गेट पर आकर रुक गया। विगत स्मृतियों से मैं बाहर आ गई। अपने कक्ष में सरस्वती अम्मा को प्रतीक्षारत पाया। मुझे प्रसन्न देख कितनी प्रसन्न थी सरस्वती अम्मा। नौकरी करते हुए मुझे 1 वर्ष होने वाले हैं। सरस्वती अम्मा ने कहा है कि मुझे अब ये छात्रावास छोड़कर किराए के मकान में अलग रहना होगा। आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं कहीं भी रह लूँगी, मैंने सरस्वती अम्मा से कह दिया।
मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या नहीं ये तो सरकार के बड़े लोग ही बता पाएंगे, किंतु तुम्हारे लिए यहाँ से थोड़ी दूर पर एक फ्लैट में 2 कमरे का मकान पसंद कर लिया है मैंने। तुम वहाँ रहोगी। सरस्वती अम्मा मुझे लेकर यहाँ आ गईं। छात्रावास से मेरा सामान लाने, यहाँ व्यवस्थित करवाने में उन्होंने मेरी सहायता की। यह भी निश्चित हो गया कि सरस्वती अम्मा मेरे साथ यहाँ नहीं रहेंगी। सरकारी नियमों की बाध्यताएं रही होंगी। उनके बिना अनेक रातों, दिनों, महीनों में रोती रही। धीरे धीरे विवशता में अकेले जीना रहना सीख रही हूँ। दिन भर कार्यालय में व्यस्त रहने के पश्चात रात्रि भी किसी प्रकार कट ही जाती। मेरी नौकरी को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे साथ कार्यालय में काम करने वाला पल्लव कितने अपनत्व से बातें करता है मुझसे। सीधा साधा, साधारण किंतु आकर्षक से दिखने वाले पल्लव से बातें करना कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है। पल्लव ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मेरा घर कहाँ है। मेरे परिवार, मेरे माता पिता के बारे में भी कभी नहीं पूछा। क्यों वो मुझसे बातें करता है किंतु मेरे बारे में जानना नहीं चाहता। धीरे धीरे मेरी सुबह गुलाबी व शाम सतरंगी होने लगी हैं। क्षितिज के सारे रंग मेरे खालीपन को भरने लगे हैं। धीरे धीरे ऋतुएं परिवर्तित होने लगी हैं। ऋतुओं का ये परिवर्तन मेरे दिन रात के साथ ही साथ मेरी मनःस्थिति में भी परिवर्तन लेकर आया है। पल्लव मुझे भी अच्छा लगने लगा है। मेरे जीवन में सरस्वती अम्मा का अभाव तो कोई नहीं भर सकता, किंतु मेरे हृदय की व्याकुलता कम होने लगी है। हृदय का कोई रिक्त कोना भरने लगा है। कार्यालय के कार्यों में मन लगता है। सीखने की रुचि बढ़ती जा रही है। इसका कारण कदाचित पल्लव ही है। पल्लव की शालीनता, उसके गंभीर व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया हुआ है। उससे बातें करना मुझे अच्छा लगने लगा है। मुझसे बातें करते करते पल्लव कभी कभी अपने घर परिवार की बातें करने लगता है। उसकी बातों से आभास होता है कि उसका परिवार उसके हृदय के समीप है। मुझे परिवार से जुड़ा उसका व्यक्तित्व भी आकर्षित करता है। जिस दिन पल्लव अपने परिवार की बातें करता उस दिन मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से व्याकुल रहता। विगत दिनों की स्याह परछाइयाँ लंबी होकर मुझे जकड़ने लगती। फिर कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगता, ना तो पल्लव के समीप, ना पल्लव से दूर। मैं अपनी भावनाएं छुपाने का प्रयत्न करने लगती। भय लगता कहीं मेरे चेहरे के भावों से पल्लव उन्हें पढ़ ना ले। ओहो, आज मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा। एक छोटी सी बच्ची रो रो कर दोनों बाहें फैलाए मुझे पुकार रही है। कौन है ये? मुझे क्यों पुकार रही है? स्पष्ट तो नहीं, किंतु अस्फुट से स्वर कभी किसी के मेरे कानों में पड़े थे कि बलात्कार के परिणाम स्वरूप 13 वर्ष की आयु में मैंने कदाचित एक पुत्री को जन्म दिया था, तथा ये भी कि वो मृत नहीं, जीवित थी। वो पुत्री किसी निसंतान दंपति को दे दी गई थी। मैंने उसे नहीं देखा। मेरे हृदय में उसके लिए मातृत्व के भाव भी नहीं हैं। उसे जन्म देते समय मैं स्वयं 13 वर्ष की बच्ची थी। एक बच्ची दूसरी बच्ची से मातृत्व तुल्य व्यवहार कैसे कर सकती है? वो मेरे अतीत की काली परछाई है जो यदा कदा मुझे अपनी गिरफ्त में लेती रहती है। उसकी काली परछाई मेरे भावी जीवन को भी अंधकार में ढकती प्रतीत होने लगती है। और एक दिन इन बदलती ऋतुओं के सम्मोहक वातावरण में पल्लव का बिना लाग लपेट के ये कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम्हें जीवन साथी बनाने के लिए तुम्हारे परिवार से मिलकर तुम्हें मांगना चाहता हूँ। मैं कांप उठी पल्लव की बातें सुनकर। मन आशंकित हो उठा, ये सोचकर कि यदि पल्लव को मेरे अतीत के बारे में ज्ञात हुआ तो। मेरे हृदय में आशंकाओं के बवंडर उठ रहे थे। मेरे दिन रात उहापोह और डर की स्थिति में व्यतीत हो रहे हैं। मेरे परिवार से पल्लव मिलना चाहता है, किंतु वो मेरे किस परिवार से मिलना चाहता है? मेरा व मेरे परिवार का तिरस्कार करने वाले गांव के लोगों से, बलात्कारी से, उसके परिवार से? सरकारी सहानुभूति से नौकरी प्राप्त कर किसी अज्ञात स्थान पर अपनी पहचान छुपाते हुए जीविकोपार्जन कर दिन व्यतीत करने वाली लड़की के अकेलेपन से? मेरे इतने सारे परिवार हैं, मैं अपने किस किस परिवार से पल्लव को मिलवाऊंगी? ये सभी परिवार मेरे भीतर रहते हैं, जीते हैं, उन्हें मैं किस प्रकार पल्लव से मिलवाऊंगी? मेरे इन परिवारों से मिलकर पल्लव प्रसन्न होगा क्या? क्यों प्रसन्न होगा? वो कोई देवदूत तो नहीं है। सबको सुख देना तो उसका कार्य नहीं, स्वयं के लिए सुख प्राप्त करना उसका भी अधिकार है। मुझसे पल्लव को किस प्रकार का सुख प्राप्त होगा? मुझे स्पर्श करते समय मेरे समीप से उसे बलात्कारी की दुर्गंध नहीं आएगी? मैं उससे छल कर अपनी सत्यता छुपाकर विवाह नहीं कर सकती। मैं अपने प्रेम की शुचिता का अपमान कैसे कर सकती हूँ? यदि मैं ऐसा करती हूँ तो मुझमें और उस बलात्कारी में फ़र्क क्या रह जाएगा? मैं पल्लव के चेहरे पर पीड़ा और उदासी नहीं देख सकती, अतः सत्य बताने का साहस भी मुझ में नहीं है। सरस्वती अम्मा आज मुझे बहुत याद आ रही हैं।
मेरे पास पंख होते तो मैं किसी परिंदे की भांति उड़कर उनके पास पहुंच जाती। मेरी हृदय की व्याकुलता किस प्रकार कम होगी मैं नहीं जानती। पल्लव मेरे जीवन के प्रत्येक ऋतु में समाहित हो चुका है, किंतु मैं अपने जीवन से घृणा करती हूँ। जी चाहता है अपने शरीर के उस हिस्से को काट कर फेंक दूँ जो कापुरुषों की दृष्टि में स्त्री की परिभाषा बन चुके हैं। मैं इस समाज के पुरुषों से घृणा करती हूँ, पुरुषों से ही नहीं बल्कि उनसे अधिक इस समाज की स्त्रियों से घृणा करती हूँ। बलात्कार के पश्चात बलात्कारी ने नहीं बल्कि मेरे गांव की स्त्रियों के ताने, गालियों, अपशब्दों ने मुझे व मेरे परिवार को वहां रहने नहीं दिया। सुना है बाद में मेरे परिवार वाले अपना पुश्तैनी मकान बेचकर कहीं अन्यत्र चले गए थे। कहाँ मुझे नहीं ज्ञात। ज्ञात है तो मात्र इतना कि मेरी माँ के साथ मेरे पिता आते थे मुझसे मिलने। अब वो नहीं आते, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यदा कदा मेरी माँ आती है मुझसे मिलने। बूढ़ी जर्जर कमर से झुकी माँ कब तक मुझसे मिलने आ पाएंगी ये मैं नहीं जानती। एक दिन मुझे ज्ञात भी नहीं हो पाएगा और उनका आना बंद हो जाएगा। यूँ भी उनकी धूसर पथराई आंखों में वात्सल्य कम और विवशता अधिक भरी रहती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अपने जीवन के इन टेढ़े मेढ़े अंधकारपूर्ण गलियों में पल्लव रूपी ज्योतिपुंज को ले जाकर कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं करूँगी। मेरे साथ अंधेरी गलियों में चलते चलते एक दिन उसका प्रकाश भी तो क्षीण नहीं हो जाएगा और एक दिन धीरे धीरे वो भी इन अंधेरों में विलीन हो जाएगा। अपने हृदय में रह रहे इन परिवारों से मैं पल्लव को मिलने से कब तक बचा कर रख पाऊंगी। मैं इतनी निकृष्ट स्वार्थी नहीं हो सकती। पल्लव मेरा प्रेम है, अपने प्रेम को मैं छल नहीं सकती। तुम्हारी बातों का उत्तर मैं फिर कभी दूंगी। मैं पल्लव के पास से चली आई। उत्तर की प्रतीक्षा में पल्लव मेरी ओर देखता रह गया। मैं जानती हूँ पल्लव के पास मेरा कुछ छूट गया है जिसे मैं कभी वापस नहीं ला सकती। अपने प्रेम को बचा लेने का एक मार्ग मुझे दिखाई देने लगा है। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है उस मार्ग पर चलने का। 13 वर्ष की अल्पायु में जब मैं उस अज्ञात शहर के अज्ञात अस्पताल में लाई गई थी, उस समय कभी कभी रविवार के अवकाश के दिनों में सरस्वती अम्मा मुझे लेकर चर्च जाया करती थीं। उनके साथ ही प्रथम बार मैंने चर्च देखा था। वो कहती, मेरे साथ चलो, प्रभु के चरणों में तुम्हें असीम शांति मिलेगी। मैं उनके साथ चल पड़ती। चर्च के अनाथाश्रम में बच्चों, वृद्धों, अशक्तों की सेवा करती नन का व्यक्तित्व मुझे अत्यधिक प्रभावित करता। नख से शिख तक श्वेत वस्त्रों में ढकी नन समाज से पृथक होते हुए भी समाज के असहाय लोगों की सेवा कर रही थीं। समाज से पृथक रहकर भी समाज से सरोकार रखने का उनका ये तरीका कितना अलौकिक प्रतीत होता। मैं अपलक आश्रम की नन को देखा करती। नन की भांति ही मैं समाज से पृथक रहकर भी पृथक कहाँ रह पा रही हूँ। अगले दिन जब मैं कार्यालय गई तो पल्लव से दूर रहना चाह कर भी मैं स्वयं को उसके और समीप पा रही थी। मेरे समक्ष पुनः वही जटिल प्रश्न, कैसे विस्मृत कर पाऊंगी मैं उसे। समीप न रहकर भी वह हर समय मेरे समीप रहता है। शाम को घर आने से पूर्व पल्लव प्रतिदिन की भांति मेरे पास आया। मैं खामोश थी। वो मेरी खामोशी का अर्थ जानना चाह रहा था। अपनी खामोशी को शब्द देना ही पड़ा मुझे। पल्लव, तुम मेरे परिवार से मिलना चाह रहे थे। मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं अनाथ हूँ, अकेली हूँ। मैं कल से कार्यालय नहीं आऊँगी। मेरी बातें सुनकर पल्लव हतप्रभ था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा था। पल्लव को वस्तु स्थिति कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी जीवन संगिनी हो। मुझे सांत्वना देते हुए उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। अब से पूर्व उसने कभी भी मुझे स्पर्श नहीं किया था। उसके प्रथम स्पर्श की अनुभूति से मेरा शरीर सिहर उठा, जिस पर तत्काल मैंने नियंत्रण किया। नहीं पल्लव, ये मात्र बातें हैं, मुझे जाने दो। मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। अपने हाथों को उसके हाथों से अलग करते हुए मैंने उससे कहा, कदापि नहीं। तुम मुझसे प्रेम करती हो। मेरा प्रेम तुम्हारे चेहरे पर परिलक्षित होता है जानवी। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा चेहरा भ्रम उत्पन्न करता है। तुम जाओ। मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए कहा। मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं पल्लव के चेहरे की ओर देख सकूं, उससे दृष्टि मिला सकूं। मैं जानती थी कि इस समय उसका चेहरा बुझते हुए दीपक की लौ के समान कांतिहीन हो रहा होगा। मैंने अपना स्याह जीवन से कुछ अंधकार निकालकर उसकी ओर बढ़ा जो दिया था। मुझे आत्मग्लानि हो रही थी। कितनी निकृष्ट हूँ मैं। अपने प्रेम पर ही अपने जीवन के अंधकार की काली परछाई डाल दी थी मैंने। नहीं जानवी, ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। तुम मेरी प्रेरणा हो। मैं तीव्र गति से पलट कर चल दी। पल्लव के स्वर अब भी मेरे कानों में टकरा रहे थे। मैं पल्लव के साथ छल नहीं कर सकती।
मेरी अपनी यह पहचान मुझे स्वीकार नहीं। मैं समाज के वंचित शोषित लोगों की सेवा कर अपनी पीड़ा कम कर सकती हूँ, साथ ही उनकी भी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, सबल हूँ। मैं सहारा लूँगी नहीं, सहारा बन सकती हूँ। मैं कल ही सरस्वती अम्मा से मिलूँगी। उनसे कहूँगी कि जिस प्रकार वो मेरी जीवन यात्रा में अब तक मार्गदर्शक बनकर मेरे साथ चली हैं, तो कुछ कदम उन्हें और मेरे साथ चलना होगा। उन्हें उस चर्च के अनाथाश्रम में सेवा करने का अवसर दिलवाने हेतु मेरी उंगली पकड़कर ले जाना होगा। मैं नन बनने को तत्पर हूँ। सरस्वती अम्मा ने अपने इंसानियत से पूर्ण उत्तरदायित्व का वहन करते हुए मुझे चर्च के अनाथाश्रम तक लाकर छोड़ दिया था। शेष यात्रा मैं स्वयं तय कर लूँगी। अंततः उन्होंने मुझ में इतना साहस भर ही दिया है, मैंने स्वयं को श्वेत वस्त्रों में ढकते हुए अपने जीवन के अंधकार को भी उसमें ढक लिया है। एक दिव्य प्रकाश से मेरा हृदय प्रकाशित हो उठा है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी, मैं एक माँ। कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और हाइप भी करिएगा। आपसे अनुरोध है, आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।